तो वेलकम गाइस। आज के क्लास में आपका स्वागत है। सेकंड डे आज हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस की। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी। बेसिक की बात कर ली हमने। आज मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें करूँगा आपके साथ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मार्केट में चलने वाले ट्रेंड की, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में, बेयर मेटल, वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स, ठीक है। बेसिक्स बताए मैंने आपको। अब आज की क्लास हम शुरू करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो कि एक इंडस्ट्री में एक नई न्यूज़ है, ठीक है। आप लोग भी पढ़ सकते हो, लिंक्डइन पे ये आर्टिकल आया था और वहाँ से मैंने पिक किया है कि अमेज़न प्राइम मूव्स फ्रॉम माइक्रो सर्विसेज टू बेयर मेटल टेक्नोलॉजी। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे हो, अब तक जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो ये एक बड़ा ही रिवर्स मतलब न्यूज़ है सभी के लिए कि एक कंपनी जो क्यूबरनेटिस की तरफ जा रही थी, माइक्रो सर्विसेज की तरफ, उसने अचानक बेयर मेटल टेक्नोलॉजी को क्यों सेलेक्ट किया। तो ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस लिंक को ओपन करें तो अंदर वही कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना कि कंपनी ने जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, उसको चेंज करके उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, बेयर मेटल। बेयर मेटल मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन सभी के लिए बना हुआ है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, अगर आप टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करोगे अपने ऑफिस में, ठीक है, अपनी लर्निंग के लिए। तो अगेन आपको भी आगे रिकमेंडेशंस देने होंगे बेस्ड ऑन योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको भी लोगों को आगे बताना पड़ेगा कि किस टेक्नोलॉजी को कब यूज़ करना है, नहीं करना है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हिच टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट टू यूज़ और स्टडी। अभी आप मार्केट में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मतलब टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। जैसे ओपन स्टैक का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने। क्यूबरनेटिस का भी नाम सुना है, क्यूबरनेटिस हम पढ़ने जा रहे हैं। डॉकर स्वार्म है, रेड हैट ओपनशिफ्ट है, एडब्ल्यूएस है, एज़्योर, जीसीपी, ओसीआई एटसेट्रा। ये सब तो कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने आपके सामने अभी जस्ट लिस्ट डाउन किए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं जो कि आपने हमेशा सुने होंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो सारे के सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर आपके लिए बने हुए हैं या आपको उन सबको यूज करना चाहिए? इसका आंसर हमें टाइम के साथ पता चलेगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये स्लाइड के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि हमने अभी तक जो तीन टेक्नोलॉजीज को पढ़ा है, उन तीन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि ये तीनों का यूज केस क्या है, तीनों की कहाँ पे बेस्ट फिट होते हैं। कोई भी एक टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंटली कहीं भी जो है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अगर बेयर मेटल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, तो एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ मैं आज, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक हो या बेयर मेटल हो, इसका मतलब क्या है? मोनोलिथिक का मतलब किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताएं। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने लेयर्स आपको बताई हैं, 5 लेयर्स, इन पांचों की पांचों लेयर्स अगर एक सिंगल हैंड में होती हैं, ठीक है, ऑल टुगेदर, तो हम इसे बोलते हैं मोनोलिथिक। बाहर से अगर कोई जब देखता है तो उसको पांचों लेयर एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाई देती है। माइक्रो सर्विस किसे कहते हैं? माइक्रो सर्विस उसे कहते हैं जिसमें कि सिर्फ लेयर 4 एंड लेयर 5 एक सिंगल यूनिट की तरह होते हैं, जिसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस। तो आपको ये तीनों प्लेटफॉर्म के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए, तभी आप इन टेक्नोलॉजी को और डीप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेयर मेटल या मोनोलिथिक, बेयर मेटल का मतलब होता है कि एक डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर से आप अपना काम शुरू कर देते हो, ठीक है। आपको एक फिजिकल हार्डवेयर मिलता है और आप अपना पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन, जो भी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होता है, आप बिल्ड करते हो। कंटेनर्स में क्या होता है, आपको नीचे के प्लेटफॉर्म का नहीं पता होता, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर आप लेयर 4 एंड लेयर 5 से शुरू करते हो। तो इसको हम बेयर मेटल बोलते हैं। वर्चुअल मशीन तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो जस्ट मैंने कंपैरिजन के लिए ये एग्जांपल लिया है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बेयर मेटल और मोनोलिथिक को लेट्स एज्यूम कि वो एक पर्सनल कार है। वर्चुअल मशीन को आप एक कैब समझो, ठीक है, जो टैक्सी सर्विस होती है। कंटेनर और माइक्रो सर्विसेज को आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझो, लाइक मेट्रो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना यूज केस डिजाइन कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर आप एक पर्सनल कार में चलते हो, आप एक पर्सनल कार खरीदते हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीजें आपको उसके साथ बियर करना पड़ता है कि
आपको खरीदनी पड़ती है, परचेज़ लगाना पड़ता है, कैपेक्स ओपेक्स हाई होता है, ठीक है? उसके बाद आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना होता है, आपको उसकी परफॉर्मेंस उसके बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना होता है। प्लस आप उसको लेके जाओगे तो आपको पार्किंग भी करनी पड़ती है। अदर हैंड आप वर्चुअल मशीन को अगर आप देखो तो इट्स जस्ट लाइक कैब सर्विसेज़। आप कैब बुक करते हो ऐप से, आप कैब में बैठते हो और आप अपने डेस्टिनेशन पे जाके उतर जाते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि कैब का इंश्योरेंस है, नहीं है, कैब का ड्राइवर का लाइसेंस है या नहीं है। ये सब चीज़ों की आपको टेंशन नहीं होती है, ना ही आपको ड्राइव करना होता है। कंटेनर में क्या होता है, आप सीधा आप मान लो मेट्रो स्टेशन में आप एंटर करते हो और आप सर्विसेज़ यूज़ करते हो और आप बाहर निकल जाते हो और आपके साथ-साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इन 3 तरीके से आप तीनों आर्किटेक्चर्स को कोरिलेट कर सकते हो और आपको इसी के अकॉर्डिंग इनके प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। अगर किसी को डाउट होगा तो डेफ़िनेटली वो क्यू&ए में मुझसे पूछे, ठीक है? बट बिना डाउट को क्लियर किए हुए आगे की क्लासेस को अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ आपको टर्म्स बता देता हूँ जो मार्केट में होते हैं लाइक आपने सुने होंगे, उनको मैं थोड़ा-सा एक-एक वर्ड में सम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज़ अवेलेबल इन मार्केट जैसे कि HaaS ये वर्ड्स बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब होता है हार्डवेयर एज़ अ सर्विस। हार्डवेयर एज़ अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आप रेंट पे हार्डवेयर लेते हो। जैसे आपको सर्वर चाहिए तो आप च सर्वर को परचेज़ नहीं करते, आप उस सर्वर को रेंट पे लेते हो। तो जो कंपनी आपको रेंट पे देती है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको रिप्लेस करके नया हार्डवेयर देते हैं। बट आप स्टार्ट कैसे करते हो? अगेन आप पीछे कोरिलेट करोगे स्लाइड से तो आपको पता लगेगा कि हार्डवेयर से आपका पूरा काम शुरू हो रहा है। जस्ट आपके पास ओनरशिप नहीं है उस हार्डवेयर की, बट उस हार्डवेयर पे काम आप खुद कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्या होता है कि आपको वर्चुअल फॉर्मेट में सब कुछ मिलता है। वीएम मिलती है, नेटवर्क मिलता है, स्टोरेज मिलता है, सब कुछ आपको वीएम में मिलता है, वर्चुअल फॉर्मेट में। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, कंटेनर एज़ अ सर्विस। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस और कंटेनर एज़ अ सर्विस देखो पीएएस जो होता है वो ट्रेडिशनल वर्ड था। इसकी जगह आप कंटेनर एज़ अ सर्विस यूज़ करते हैं। मतलब है आपको एक प्लेटफ़ॉर्म बना-बनाया मिलता है और आप सीधा आप अपना लेयर 4 एंड लेयर 5 अपना पैकेज जाके इंस्टॉल कर लेते हो। SaaS क्या होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जिसमें आप सीधा सॉफ्टवेयर कंज़्यूम करते हो, आपको ये नहीं पता वो कैसे डिप्लॉय है, कौन मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है। आप सीधा लाइसेंस लेते हो जैसे ऑफ़िस 365 तो ऑफ़िस 365 में क्या होता है कि उसके अंदर आप सीधा लाइसेंस लेते हो और आप सीधा यूज़ करना शुरू कर देते हो। आपको नहीं पता कि उसका डेटा सेंटर कहाँ है, आपको नहीं पता आप जो फ़ाइल सेव कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, लेकिन आपको सीधा सर्विस मिल रही है। नेटवर्क एज़ अ सर्विस ये टेलीकॉम वाले लोग जानते हैं कि टेलीकॉम में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क एज़ अ सर्विस के मॉडल में और बहुत सारे इसके अलावा भी होंगे, मेनी मोर एज़ अ सर्विस। तो दैट मीन्स कि समहाउ वो क्लाउड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। देखो ये मॉडल होता है सर्विस को प्रोवाइड करने का। पब्लिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि पब्लिक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, एज़्योर, ठीक है? ये सब कंपनीज़ क्या करते हैं, ये पब्लिकली सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं। तो आप क्या करते हो एज़ अ कंज़्यूमर आप उनके पोर्टल पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हो और उसके बाद आप अपना वीएम डिप्लॉय करोगे, आप अपना कंटेनर डिप्लॉय करोगे। जो भी आपका यूज़ केस है, आप सीधा क्या करते हो वहाँ पे रन करते हो। दैट मीन्स कि आपको प्लेटफ़ॉर्म बना-बनाया मिल रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का भी हो सकता है। देखो प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कुबरनेटिस नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म मीन्स कि एक आपको प्रोवाइडर है, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है, आप वहाँ पे वीएम भी लॉन्च कर सकते हो, वहाँ पे आप कंटेनर भी चला सकते हो एंड मेनी मोर। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड दैट मीन्स कि कंप्लीटली पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट आप अपने पास होस्ट कर रहे हो। होस्ट का मतलब ये है कि पूरा का पूरा क्लाउड भी आपने खुद से बनाया है और उसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन भी चला रहे हो। जैसा कि टेलीकॉम में जनरली होता है। टेलीकॉम, आईटी या बहुत सेंसिटिव कस्टमर्स के साथ होता है जो अपने सर्वर को शेयर नहीं करना चाहते पब्लिकली किसी और के साथ। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड मॉडल में ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास कंप्लीट सर्विस है और आप उसको कुछ परसेंटेज में पब्लिक और कुछ परसेंटेज में प्राइवेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपके पास 10 सर्वर हैं, 10 में से 2 सर्वर जेनेरिक हैं, उनको अगर आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाते हो तो आपको कोई डर नहीं है कि सिक्योरिटी का। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ़ अपने पास रखना चाहते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप थोड़ा पब्लिक में होस्ट करते हो, थोड़ा आप प्राइवेट पे होस्ट करते हो। तो ये जस्ट वर्ड्स हैं, ठीक है? इन वर्ड्स को आप समझ लेना, इतना डिटेल में हम जब हम हर एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन कंटेनराइज़ेशन की, क्योंकि यही हमारा मेन एजेंडा है कुबरनेटिस के अंदर कंटेनराइज़ेशन क्या होता है। तो देखो कंटेनराइज़ेशन को मैं आज बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। कुबरनेटिस का बेसिक है और आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। आपको अगर
कंटेनराइजेशन करना है तो सबसे पहले आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? तो देखो सबसे पहले आप एक हार्डवेयर लेते हो, ठीक है? अभी मैं सिंगल हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ग्रुप ऑफ हार्डवेयर्स की नहीं बात कर रहा, सिंगल हार्डवेयर। आपने एक सिंगल हार्डवेयर लिया, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जिसको हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे गेस्ट आएंगे, ठीक है? तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स आपने इंस्टॉल किया और लाइनक्स की आपने कॉन्फ़िगरेशन करी, पैचिंग किया, आईपी, यूजर, ऑल दोज़ थिंग्स, ये सारे आपने काम किए। तो ये एक वन ऑफ द वे होता है कंटेनराइजेशन की तरफ जाने के लिए। एक दूसरा वे भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कुबरनेटिस या कंटेनर शुरू कहाँ से होता है? तो देखो, दो दूसरा मेथड है, उसमें होता है कि आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आते हो। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हार्डवेयर आपके पास नहीं है, ठीक है? हार्डवेयर किसी और के पास है, उस हार्डवेयर के ऊपर किसी ने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया है। हाइपरवाइजर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को वीएम में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ गया वीएम। इस वीएम के ऊपर आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो इन दोनों केसेस में दो मेथड्स हैं इसको अचीव करने के। पहला है डायरेक्ट हार्डवेयर, जिसमें आपने हार्डवेयर के ऊपर सीधा इंस्टॉल कर दिया लाइनक्स। दूसरा मेथड है वर्चुअल मशीन, जिसमें आपने वीएम के ऊपर आपने अपना लाइनक्स इंस्टॉल किया। अब इन दोनों में आपको प्रो एंड कॉन आपको समझना चाहिए कि दोनों का फायदा नुकसान क्या है। देखो, फायदा नुकसान ये है कि इसमें आपके पास डायरेक्ट हार्डवेयर का कंट्रोल है, इस केस में आपके पास हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं है, आपके पास एक हाइपरवाइजर की लेयर है, ठीक है, वीएम के फॉर्मेट में। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा जब हम एक दो क्लास आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा? कंटेनर सॉफ्टवेयर। अब ये कंटेनर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीक एग्जांपल भी दिया था, कंटेनर डी एक एग्जांपल है, डॉकर रन टाइम, डॉकर कंपनी का कंटेनर सॉफ्टवेयर, सीआरआईओ। सीआरआईओ जो है और कंटेनर डी, ये दोनों ओपन सोर्स है, ठीक है? डॉकर रन टाइम जो है वो डॉकर कंपनी की तरफ से है। तो ये इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अब कंटेनर्स को रन कर सकता है। इसमें कैपेबिलिटी आ गई है। तो जितने लोगों का डाउट है कि कंटेनर चलता कैसे है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होता है। अगर स्टिल डाउट है तो हम Q&A में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आपके कंटेनर्स हैं, ठीक है? अब ये कंटेनर्स में क्या होता है, लेयर 4 एंड लेयर 5, बार-बार बताया मैंने, लेयर 4 एंड लेयर 5। अब आप देखो, इसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल एक ही हार्डवेयर का दे रहा हूँ, एक ही वीएम का दे रहा हूँ। कुबरनेटिस नहीं बता रहा मैं, कुबरनेटिस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप कंटेनर्स, जो कंटेनराइजेशन का बेसिक होता है, वो आप समझो कि शुरू कैसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं, हर एक कंटेनर के पास लेयर 4 एंड लेयर 5 है। उसको बाकी के 3 लेयर्स कौन दे रहा है? प्लेटफ़ॉर्म। अब ये प्लेटफ़ॉर्म अगर ये आप ऐसे डिप्लॉय करते हो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस कंटेनर के लिए एक ये कंप्लीट स्टैक बन गया। सिमिलरली ये सेकंड कंटेनर में आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये पूरा का पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म है, अगर वो वीएम के फॉर्मेट के थ्रू डिप्लॉयड है, तो हार्डवेयर के ऊपर आपका वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आपका लाइनक्स और कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका अब देखो 2, 3, 4 एंड 5, तो ये इसके थ्रू ये अचीव करेगा। तो 2 डिफरेंट मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं, डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर और वीएम के ऊपर। तो ये डाउट मत रखना, अगर डाउट है तो बात करेंगे, ठीक है? और क्लियर डिटेल में बात करेंगे। अब ये शुरू कैसे होता है कंटेनराइजेशन? सबसे पहले शुरू होता है लेयर 1 से। या तो आप फिजिकल हार्डवेयर लो या आप वर्चुअल मशीन लो, ओएस इंस्टॉल करो, ओएस को कॉन्फ़िगर करो। देखो, ओएस कॉन्फ़िगर मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसको मैंने लेयर के रूप में रखा हुआ है, लेयर 3 ओएस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ओएस से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। अगर डाउट है तो अगेन Q&A में बात करेंगे। कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक है? जो मैंने एग्जांपल बताया, देन आप उसके ऊपर आप अपने कंटेनर्स को चला सकते हो। तो आप डायरेक्टली उनके ऊपर कंटेनर रन कर सकते हो। इसी को हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं। ये वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये हाइपरवाइजर नहीं है, ये कंटेनराइजेशन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आइसोलेटेड ज़ोन्स में बाँटा गया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इन सबको एक ज़ोन बनाया गया है, एक आइसोलेटेड ज़ोन है, जहाँ पे सिर्फ ये कंटेनर अपना काम करता है और कोई कंटेनर आपस में शेयरिंग नहीं करता है, ठीक है? पर इनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, वो सब कुछ यहाँ से ओएस ला के देता है। रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज, नेटवर्क, सीपीयू, रैम, ये 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ये आपको ओएस ला के देता है यहाँ से। ये फिर ये नीचे यहाँ से लाएगा या फिर ये इधर से लाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे जाता हूँ, प्रोज वर्सेस कॉन्स ऑफ कंटेनराइजेशन। कि
कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों आपको पता होने चाहिए। देखो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी का प्लस एंड माइनस दोनों पता होना चाहिए, तभी आप किसी को बेस्ट गाइड दे सकते हो, ठीक है? तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? पहले तो फ़ायदे से बात करते हैं, कंटेनराइज़ेशन का फ़ायदा क्या होता है? देखो पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है बहुत आसानी से डिप्लॉय होता है। आपको अगर देखोगे तो टेंशन नहीं लेना पड़ता है। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ़ कंटेनर्स को डिप्लॉय करना है, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म की टेंशन नहीं है, हार्डवेयर कैसे बनेगा, ओएस कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे कॉन्फ़िगर होगा, नो। आप सिर्फ़ लेयर 4 एंड लेयर 5 को एक पैकेज बना के आप सिंपली डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अगर वो कंटेनर एज़ अ सर्विस का प्लेटफ़ॉर्म है तो, ठीक है? नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर आप बहुत फ़ास्टली अपने पॉड्स जो कंटेनर्स होते हैं उनको बढ़ा सकते हो कैपेसिटी को। आज मान लो आपको आपकी कैपेसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल है 10 सब्सक्राइबर्स को हैंडल करने की। लेकिन आपको रन टाइम पे अचानक 100 सब्सक्राइबर्स को हैंडल करना है, तो आप क्या करोगे? यू नीड टू इंक्रीज़ योर कैपेसिटी बाय 10 टाइम्स। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं था रियल टाइम बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे कंटेनराइज़ेशन में बहुत फास्टली पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट आपको कंटेनर लॉन्च करना है। आपको जितने कंटेनर चाहिए आप उतने कंटेनर लॉन्च करो, 1, 2, 3, 4, 5 ऑटोमैटिकली वो सर्विस में आ जाते हैं। आइसोलेशन, आपके कंटेनर आइसोलेटेड होते हैं। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है। कंप्लीट आइसोलेशन। कैसे? जैसे आप समझो कि ट्रेन में आप जाते हो तो फर्स्ट क्लास के बॉक्स के जो कोच होता है, फर्स्ट क्लास कोच में क्या होता है, अलग-अलग केबिन्स बने होते हैं सबके लिए। तो अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका केबिन अलग है, आपके बराबर में केबिन अलग है। दैट मीन्स कि आप किसी और के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हो। इवन दो ये एग्ज़ाम्पल बहुत पुअर है क्योंकि उस केबिन के अंदर भी 2 से 3 सीटें होती हैं। बट आप अज़्यूम करो कि एक सिंगल सीट जो सिर्फ़ आपके लिए और चारों तरफ से वॉल्स बनी हुई हैं। देन नेक्स्ट इज़ रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपने जो हार्डवेयर परचेज़ किया हुआ है, उस हार्डवेयर के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल रिसोर्सेज़ को रन कर सकते हो। अगर आप बेयर मेटल देखोगे तो बेयर मेटल में हो सकता है आपने एक बहुत छोटा-सा लाइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और आपने रैम, सीपीयू बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन ले रखी है। जस्ट इमेजिन कि आपने एक लैपटॉप खरीदा है बहुत महँगा 2 लाख का, 5 लाख का जिसमें बहुत सारा सीपीयू, रैम सब कुछ है, बट आप उसको यूज़ ही नहीं करते हो। इट्स जस्ट लाइक तो रिसोर्स की एफिशिएंसी जो है वो बहुत हाई होती है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट सीआई/सीडी ये सबसे इंपोर्टेंट फीचर होता है कंटेनराइजेशन का। ये आप अचीव कर सकते हो अगर आप कंटेनर टेक्नोलॉजी में जाते हो और बाकी की जो 2 टेक्नोलॉजीज़ में उनमें बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अब बात करता हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये लर्निंग कर्व। आपको सीखना पड़ता है, कुबरनेटिस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क कैसे काम करता है, पॉड कैसे डिप्लॉय होता है, प्लेटफ़ॉर्म कैसे चलता है, किल कैसे होता है, वापस कैसे आता है, कैसे आपस में बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ऑर्केस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, इस कंटेनर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। देखो सबसे बड़ा नुकसान जो है इस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे, आपको अगर दिख रहा हो कि इतने सारे कंटेनर जो एक सिंगल होस्ट के ऊपर चल रहा है, अगर ये होस्ट को कुछ भी होता है, अगर ये होस्ट किल हो गया किसी भी रीज़न से, तो ये सारे कंटेनर्स डेड हैं। मतलब जब तक ये होस्ट है तब तक ये कंटेनर्स हैं। अगर इस होस्ट को कुछ भी होता है तो ये सारे कंटेनर्स खत्म हो जाएँगे। तो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन में तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आप बोलो कि मेरा एक हार्डवेयर गया और मेरी सारी सर्विसेज़ बंद हो गई। तो ऐसा तो कहीं भी अब कोई भी कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता इस तरीके के सॉल्यूशन को। तो डेफ़िनिटली चैलेंजेस कि इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। नेटवर्किंग एंड स्टोरेज चैलेंज, कैसे नेटवर्किंग करेंगे, कैसे स्टोरेज को कनेक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप आइसोलेट तो बोल रहे हो कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि आप सेम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो, आप सेम हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज़ के लिए, तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, अब परफॉर्मेंस ओवरहेड का क्या मतलब है? यहाँ तो मैं कह रहा हूँ रिसोर्स एफिशिएंट हो रहा है और यहाँ मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस ओवरहेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक हेवी एप्लीकेशन है, अब हेवी एप्लीकेशन को आपने दे दिया कंटेनर में, तो कंटेनर जो है वो पूरी की पूरी रिसोर्सेज़ डिमांड करेगा। लेकिन अगर उसपे और भी कंटेनर्स चल रहे होंगे, तो डेफ़िनिटली हो सकता है उसको रिसोर्सेज़ ना मिलें। तो दैट मीन्स कि अगेन आप अगर प्राइम का केस देखोगे अमेज़न प्राइम में, क्या रीज़न होगा कि उन्होंने अपने आप को कंटेनर से वापस बेयर मेटल की तरफ मूव किया है। तो वो एग्ज़ैक्ट रीज़न तो मैं नहीं बता सकता आपको बिकॉज़ आई आल्सो डोंट नो बट हम जस्ट अज़्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। परफॉर्मेंस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, सिक्योरिटी कुड बी वन ऑफ द रीज़न बिकॉज़ ये जो सारे चैलेंजेज़ हैं ना, ये तो ओवरकम कर चुके हैं हम लोग। लर्निंग कर्व ऑलरेडी मार्केट में सब कुछ है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलरेडी आप भी सीख रहे हो
ऑर्केस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी कुबरनेटिस में सॉल्व कर दिया है, नेटवर्क स्टोरेज चैलेंजेस भी कर चुका है। मार्केट में इंडस्ट्री के जो बेस्ट लीडर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स ला चुके हैं। चाहे रेड हैट का ओपनशिफ्ट हो, कुबरनेटिस के बेस्ड इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो तीनों चैलेंजेस हैं, वो समहाउ ओवरकम हो चुके हैं। बट ये जो 2 चैलेंजेस, सिक्योरिटी भी इवन ओवरकम हो चुका है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर की कस्टमर क्या समझता है। अगर उसको सिक्योरिटी है कंसिडरेशन, तो डेफिनिटली वो हेजिटेट करेगा। परफॉर्मेंस ओवरहेड, मेन हो सकता है कि परफॉर्मेंस ओवरहेड, कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जितनी रिसोर्सेज चाहिए रियल टाइम बेसिस पे नहीं मिल रही हैं। बेयर मेटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर आप बेयर मेटल टेक्नोलॉजी देखते हो, तो बेयर मेटल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको सब कुछ आपका अपना होता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो बेयर मेटल में पूरा हार्डवेयर आपका अपना होता है। दैट मीन्स कि इस हार्डवेयर का कंप्लीट यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आप करते हो। इट्स जस्ट लाइक पर्सनल कार। मैं पर्सनल कार को क्यों प्रेफ़र करूँगा? मेबी बिकॉज़ आई हैव सम यूज़ केसेज़। मेरा ऐसा यूज़ केस है जिसमें मैं कार से ही जाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यूज़ केस बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। आप किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, कि आप बोलोगे कि नहीं मैंने कुबरनेटिस पढ़ लिया तो मैं कुबरनेटिस हर जगह अप्लाई करूँगा। या आप अगर आर्किटेक्ट हो, डिज़ाइनर हो, तो आप बोलोगे किसी को भी रिकमेंड करोगे कि आप कुबरनेटिस पे जाओ, नहीं। आप उनके यूज़ केस को डिटेल में समझो एंड देन उसके बाद आप उनको प्रपोज़ कर सकते हो कि आप किस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे जाना चाहिए आपको। ठीक है? इसके साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की।